गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं आपका जो सेकेंड ईयर का कोर्स है आईपीएम का एंटो 211 इंसेक्ट इकोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें इंसेक्ट इकोलॉजी वाला पार्ट हमने कर लिया था। इसके अलावा फिर जो आईपीएम वाला जो पार्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वाला, उसके अंदर हमने क्या है कुछ चीज़ें पढ़ी थी जैसे कैटेगरीज ऑफ पेस्ट वगैरह। तो इसमें हम आगे आज पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज आउटलाइन की, ठीक है, कि जो कंट्रोल हम करेंगे यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हम जो करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या है कौन कौन से जो है कंट्रोल मेजर्स जो है ना, तो उसके लिए क्या एक आउटलाइन होगी, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे आउटलाइन ऑफ पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। आउटलाइन में बात करेंगे हम कि कौन कौन से मेथड्स हैं या फिर कौन कौन से तरीके हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू या जो इम्पोर्टेंट है आउटलाइन में, यानी कि ये डिसाइड करने के लिए कि हम पेस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है कंट्रोल, ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है नेचुरल कंट्रोल, ठीक है, और एक होता है आर्टिफिशियल ठीक है, नेचुरल कंट्रोल और आर्टिफिशियल कंट्रोल। अब बात करेंगे नेचुरल कंट्रोल की, तो यानी कि प्राकृतिक नियंत्रण, इसको क्या बोलेंगे प्राकृतिक, और इसको बोलेंगे कृत्रिम, हिंदी में बात करें तो प्राकृतिक का मतलब क्या है कि वो कंट्रोल जो प्रकृति खुद करती है, यानी कि इसमें क्या है मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है उसका कोई भी क्या है हस्तक्षेप नहीं होगा, उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे प्राकृतिक नियंत्रण, ठीक है। अगर हम बात करें कृत्रिम नियंत्रण की, तो इसमें क्या होगा जो पूरा का पूरा जो रोल रहेगा वो ह्यूमन बीइंग का रहेगा, यानी कि मनुष्य जो है वो खुद डिसाइड करता है कि कैसे हम इसको पेस्ट को मैनेज करेंगे या कंट्रोल करेंगे, वो उसके ऊपर डिसाइड होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे आज नेचुरल कंट्रोल की, ठीक है, प्राकृतिक नियंत्रण। तो प्राकृतिक नियंत्रण की डेफिनेशन क्या होगी कि वो नियंत्रण यानी कि पेस्ट का जो भी कीट है उसका नियंत्रण जब प्रकृति खुद करती है बिना किसी मनुष्य के हस्तक्षेप के, जो भी वातावरणीय या जो भी स्थलीय कृत्य जो भी कारक है उनके थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे नेचुरल कंट्रोल। अब फिर नेचुरल कंट्रोल में हम बात करेंगे एक एक करके कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि इसमें काम आएंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि जो जलवायुवीय जो कारक है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजिकल। क्लाइमेटोलॉजिकल या फिर बात करें क्या है जलवायुवीय कारक जो है उनकी बात करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से कारक आएंगे, ठीक है, जिनसे क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है पेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, या फिर जिनको क्या है प्रकृति खुद यूज़ करती है पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग की अगर बात करें, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजिकल जो है उसमें फर्स्ट बात करेंगे हम। तो फर्स्ट है इसमें टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर या फिर इसको क्या बोलते हैं तापमान। तो टेम्परेचर क्या है एक अहम भूमिका निभाता है जो भी पेस्ट कंट्रोल होता है उसके लिए, अब वो चाहे आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं नेचुरल की। तो नेचुरल का तापमान के साथ क्या कनेक्शन है, यानी कि क्या होता है मैं आपको बता दूँ हर इंसेक्ट के लिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, हर इंसेक्ट जो है उसके लिए क्या है एक फिक्स क्राइटेरिया होता है टेम्परेचर का, ना तो उससे अधिक टेम्परेचर पर जीवित रह सकता है और ना ही उससे कम टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलते हैं आइडियल टेम्परेचर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स जो है उनके लिए आइडियल जो टेम्परेचर होता है वो होता है 18 to 40 डिग्री, यानी कि 18 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है, इसके बीच मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट्स है वो जीवित रहते हैं। इससे अगर बढ़ जाए तापमान तो वो जीवित नहीं रह पाते और इससे कम जो है वो भी जीवित नहीं रह सकते। अब अगर हम बात करें स्टोरेज जो पेस्ट है, एग्जाम्पल के लिए
जो स्टोरेज पेस्ट है यानी कि भंडार गृह में लगने वाले जो भी कीट है, इनके लिए टेम्परेचर क्या है, एक अहम भूमिका निभाता है। अगर हम ग्रेन्स को 10 से 12 डिग्री जो है टेम्परेचर तक इनको क्या है सुखाते हैं, यानी कि इनकी जो नमी है वो हम उड़ा दें, या जो ग्रेन्स है उनमें से अगर नमी गायब कर दें, है ना, तो टेम्परेचर के थ्रू क्या है, अगर हम 10 से 12% अगर नमी रहे इस लेवल तक अगर हम इनको सुखा दें तो क्या होगा कि इसके अंदर पेस्ट जो है वो नहीं लग पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या होता है, ये तो हो गया आइडियल टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी जो इंसेक्ट है उसके लिए आइडियल टेम्परेचर हो गया। अब क्या होता है, इंसेक्ट इनसे बचने के लिए, ये तो ठीक है कि प्रकृति खुद इसमें कंट्रोल कर रही है। अब मान लीजिए टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो इंसेक्ट जीवित नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा हो गया तो भी जीवित नहीं रह पाते। लेकिन क्या है कि कई बार क्या होता है कि इंसेक्ट जो है वो भी इसके खिलाफ, यानी कि नेचर जो कर रही है उसके खिलाफ इंसेक्ट क्या है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो इंसेक्ट खुद को कैसे सेव करेगा, या फिर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो इंसेक्ट को कैसे सेव करेगा अपने आप को। तो इसके लिए एक टर्म होती है डोरमेंसी। ठीक है, डोरमेंसी जिसको बोलते हैं सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था अब होती क्या है ये अवस्था, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि जब इंसेक्ट अपनी सारी मेटाबॉलिक जो भी क्रियाएं हैं उनको रोक लेता है, या फिर अपनी जो लाइफ है उसको एक जगह स्थिर कर लेता है, उसके बाद उसके अंदर कोई भी उपापचय क्रियाएं नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। अब ये डोरमेंसी दो टाइप की होती है। ठीक है, डोरमेंसी दो टाइप की होती है। फर्स्ट जो होती है अगर हम बात करेंगे तो एक तो होता है हाइबरनेशन। ठीक है, एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है एस्टिवेशन। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है ये टर्म। ठीक है, एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है एस्टिवेशन। अब हाइबरनेशन की अगर बात करें, ठीक है, हाइबरनेशन क्या होता है और एस्टिवेशन क्या होता है, तो ये लिंक इसके साथ ही है। ठीक है, यानी कि अगर बिलो टेम्परेचर की वजह से, यानी कि अगर कम टेम्परेचर हो, यानी कि बात करें जो शीत ऋतु जो होती है, शीत ऋतु में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो ऐसी अवस्था में, यानी कि कम टेम्परेचर पर अगर इंसेक्ट अपने आप को डोरमेंट कर लेता है या सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन। ये किसकी वजह से होगा, लो टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, अगर इंसेक्ट जो है कम टेम्परेचर की वजह से अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रोक के डोरमेंसी में चला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन। इसका जस्ट उल्टा है एस्टिवेशन, यानी कि जब हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, जब वातावरणीय तापमान बढ़ जाता है उस कंडीशन में अगर इंसेक्ट जो है अपने आप को क्या करते हैं, या तो किसी झाड़ियों वगैरह में छुपा लेते हैं या फिर जैसे भी है अपने आप को सेव करते हैं, ठीक है, डोरमेंसी में चले जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हाई टेम्परेचर की वजह से है तो एस्टिवेशन और लो टेम्परेचर की वजह से है तो हाइबरनेशन। तो ये हो गया टेम्परेचर से रिलेटेड। अब इसके अलावा क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स को ऐसा देखा गया है, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, हर जो इंसेक्ट होता है उसकी एक पर्टिकुलर स्टेज जो है वो डोरमेंसी में रहती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स जो है उनकी लार्वल जो स्टेज होती है ना, लार्वल या फिर निम्फ वाली जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, इमेच्योर स्टेज होती है, वो रहती है डोरमेंसी के अंदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स की। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी एग वाली जो स्टेज होती है वो डोरमेंसी में रहती है, जैसे लोकस्ट, ग्रास ऊपर वगैरह। या फिर कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी एडल्ट वाली, यानी कि जो प्रौढ़ है, वो सुसुप्तावस्था में रहते हैं। तो वो कौन से इंसेक्ट अगर बात करें एग्जाम्पल के लिए तो वाइट ग्रब। ठीक है, तो इसी कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो इंसेक्ट है, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि क्या है, पहले तो किस में रहेंगे, हाइबरनेशन में। ठीक है, हाइबरनेशन में रहेंगे, उसके बाद जस्ट क्या है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो वो जस्ट ही क्या आ जाते हैं, एस्टिवेशन में आ जाते हैं। यानी कि पहले हाइबरनेशन में रहेंगे, उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एस्टिवेशन में चला जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एक पेस्ट है कॉटन लीफ रोलर। ठीक है, कॉटन का जो पत्ती मोड़ने वाला जो कीड़ा होता है, लीफ रोलर। या फिर बात करें जो मेज का स्टेम बोरर है, मेज या सोरगम का जो स्टेम बोरर है, ये क्या है, दोनों ही क्या करते हैं,
पहले तो क्या है, जब शीत ऋतु आएगी उस कंडीशन में क्या रहेंगे, हाइबरनेशन में रहेंगे, ठीक है। शीत यानी कि कम टेम्परेचर की वजह से सुसुप्तावस्था में रहेंगे, डोरमेंसी में। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें किस में आ जाएंगे, ये एस्टिवेशन में या हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि टेम्परेचर जो है वह किस प्रकार से भूमिका निभाता है, जो हम पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं या फिर पेस्ट कंट्रोल के लिए जो भी मापदंड है उनके लिए कौन कौन से फैक्टर है। तो क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर पढ़ रहे हैं, उसमें फर्स्ट है टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे सेकंड जो है उसकी बात करेंगे, यानी कि मॉइस्चर। सेकंड क्या है, मॉइस्चर, या फिर आप रेनफॉल मान सकते हो, ठीक है, यानी कि नमी या फिर जो वर्षा है ना, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। ये भी क्या है, अब जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, मॉइस्चर, या बात करें नमी जो है, तो नमी किस प्रकार से क्या है भूमिका निभाती है। तो मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ एक चीज़ तो आपको पता होगा कि पानी की जो मात्रा है, यानी कि ह्यूमिडिटी बात करें या फिर रेनफॉल मान लो, मॉइस्चर, सब एक ही चीज़ है। तो ये जो है ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी इंसेक्ट को जीवित रहने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है हमारा जीव द्रव्य जो होता है, ठीक है, जीव द्रव्य में मोस्ट ऑफ क्या होता है, वाटर, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्या है, एक फिक्स, अगर बात करें क्या है कि जो आइडियल उसके अंदर क्या है, ह्यूमिडिटी या बात करें मॉइस्चर जो है वो होना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो जीवित नहीं रह सकते। इसलिए क्या है, वाटर तो सबको पता है कि लाइफ के लिए, चाहे वो प्लांट हो, इंसेक्ट हो, मनुष्य कोई भी हो, तो उसके लिए क्या है, ज़रूरी है। लेकिन अगर बात करें इंसेक्ट के हिसाब से, तो मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट है उनके लिए क्या है, 60 to 80% जो वाटर है ना, 60 to 80% जो मॉइस्चर है या नमी है वो आवश्यक होती है अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, ठीक है, हर स्टेज में। तो अगर ये जो नमी है इसको हम कम कर दें, मॉइस्चर जो है इसको अगर हम कम कर दें तो फिर क्या होगा, इनको आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर बात करें जो भी स्टोरेज वाले पेस्ट है, अभी हमने पहले भी बात की थी, स्टोरेज वाली जो पेस्ट है उसके ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम नमी को कम कर देंगे, यानी याना का जो सीड्स जो है उनको ड्राई करके अगर हम स्टोरेज करते हैं तो उसके अंदर क्या है, जो है पेस्ट, स्टोरेज वाले जो पेस्ट है वो नहीं लग पाते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना भी ये हो गया। अब बात करें, नमी कम होगी, ठीक है, तो इंसेक्ट मर जाएंगे। अगर नमी बढ़ेगी तो क्या होगा, मान लीजिए अगर नमी क्या है, बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इंसेक्ट क्या करेंगे, जो पानी की मात्रा बढ़ गई फील्ड में, अब उससे क्या होगा कि जो भी सोइल के अंदर रहने वाले जो है, यानी कि जो इंसेक्ट क्या है, जो सोइल है, सोइल के नीचे जो रहते हैं या उनकी जो भी अवस्थाएं मृदा के नीचे रहती है प्लांट वाले पार्ट से, तो वो क्या होगी, उसके जो भी सोइल के जो भी पोर्स हैं वो अगर वाटर से भर जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो सारे क्या है, डूब के और मर जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट जो होंगे वो मर जाएंगे। तो ये भी चीज़ है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करेंगे, अब कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उनको क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है मॉइस्चर से, यानी कि जो है नमी से डायरेक्ट प्रभावित होते हैं। बहुत से ऐसे पेस्ट होते हैं, अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, तो आपने एंट्स को देखा होगा, है ना, जो चींटियां जो होती है, इनकी एक खास बात देखी होगी आपने कि बारिश का जो सीजन होता है, ठीक है, चींटियां होगी, इसके अलावा एक चीज़ और होती है, टर्माइट, यानी कि दीमक जो होती है, ठीक है, दीमक जो होती है। इनमें एक आपने चीज़ देखी होगी, जब भी बारिश का सीज़न आता है, ठीक है, बारिश का जो सीज़न आता है, मौसम आता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इनकी जो संख्या आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि चिंटियों को क्या है, पहले से ही पता चल जाता है मौसम के हिसाब से कि बारिश होने वाली है। तो आप देखा होगा ये क्या जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लगती है। या फिर बात करें टर्माइट जो है, दीमक जो है, ये क्या करती है, आपको बारिश के मौसम में क्या है, ऊपर आसानी से क्या है, बाहर घूमती हुई भी आपको दिख जाती है, उड़ती हुई आसानी से दिख जाती है बारिश के मौसम में। यानी कि ये क्या डायरेक्ट इफेक्ट होती है, यानी कि डायरेक्ट क्या है, प्रभावित होती है ये प्रत्यक्ष रूप से नमी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जो सब्जी में जो पेस्ट लगता है, एक रेड पंपकिन बीटल, कद्दू का लाल कीड़ा बोलते हैं हिंदी में इसको, रेड पंपकिन बीटल, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है कि ये तब तक
ठीक है। ये तब तक एग लेइंग नहीं करता जब तक कि सॉइल के अंदर क्या है, प्रॉपर नमी नहीं हो। ये कहाँ एग लेइंग कहाँ करता है, सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर अगर नमी जो है यानी कि मॉइस्चर जो हो है अगर वो पूरी नहीं है या फिर बात करें अप्रोप्रिएट नहीं है तो उस कंडीशन में ये एग्स नहीं देता या एग लेइंग नहीं करता है ये जो भी पेस्ट है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब क्या है, इसके लिए तो नमी है वो डायरेक्ट क्या है अफेक्ट करती है इसके कंट्रोल के लिए। अगर हम फील्ड में नमी कम रखेंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पे क्या होगा कि इस पेस्ट का डैमेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये था सेकंड जो हमारा फैक्टर था मॉइस्चर, ठीक है। अब थर्ड हम बात करेंगे लाइट की, ठीक है। तीसरा जो मेन फैक्टर है वो क्या है, क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर है, उसके अंदर लाइट या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश, ठीक है। लाइट या प्रकाश, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश हम किसको बोलते हैं, लाइट। सबसे पहले तो क्या है, लाइट आप सबको पता है क्या है, बहुत ही आवश्यक है लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है। हमारा जो जीवन अब चाहे वो मनुष्य कोई भी एनिमल किंगडम है उसके अंदर सबके लिए क्या प्रकाश आवश्यक है। अब ये जो लाइट है इसका डायरेक्ट सोर्स क्या है, सन है ना, सूर्य ही है। सूर्य क्या है इसका डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है, जिससे क्या है हमें लाइट प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है। अब क्या होता है, सूर्य जो है यानी सन जो है इससे बहुत प्रकार की क्या है किरणें निकलती है। आपको पता हो तो जैसे अगर मैं बात करूं तो अल्फ़ा रेज, ठीक है, गामा रेज, ठीक है, यानी अल्फ़ा विकिरणें, गामा किरणें, इसके अलावा जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जिनको हम क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं ये क्या है, ये सब कहाँ से, सन से आती है, यानी कि सूर्य जो है उससे बहुत से प्रकार की विकिरण निकलती है। अब ये जो है इनके द्वारा क्या है, इंसेक्ट जो है उसकी ग्रोथ पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये जो किरणें हैं इनकी जो इंटेंसिटी होती है उसका जो है डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इंसेक्ट के लाइफ साइकिल के ऊपर, ठीक है। अब ये क्या है, अल्ट्रावायलेट का तो इवन क्या ह्यूमन बींग पे भी असर पड़ता है ना। अब अगर बात करें इनकी, ये अगर डायरेक्ट जो है सन की लाइट जो है अगर डायरेक्ट किसी इंसेक्ट की जो स्टेज है उसके टच में आती है, तो अगर बात करें सबसे पहले तो हम अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट है, प्यूपा जो स्टेज होती है, ठीक है, इसकी प्यूपल जो स्टेज होती है ना, जिसमें क्या है इंसेक्ट की एक्टिविटी में नहीं रहता है। कहने का मतलब ये क्या है, डोरमेंट कंडीशन रहता है। प्यूपल जो स्टेज होती है इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये डायरेक्ट जो है, अगर ये डायरेक्ट सन के हीट के अगर टच में आता है तो ये क्या होता है, ड्राई हो जाता है, यानी कि सूख जाता है प्यूपा जो होता है डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आने से, है ना। तो सनलाइट भी इफेक्ट करती है ना इसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये भी है, ठीक है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट हमारा था वो क्या है, लाइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, फोर्थ जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चौथे की अगर बात करें जो मेन फैक्टर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो है, अब बात करेंगे इसकी कि वायुमंडलीय दाब जो है वो कैसे क्या है इफेक्ट करता है जो भी इंसेक्ट है उसके। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या है। अब आपने देखा होगा हम मैदानी भागों में रहते हैं, ठीक है, जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे अगर कभी पहाड़ी पे गए हो तो आपने देखा होगा ऊपर जैसे जैसे जाते हैं हमें क्या है हल्का सा महसूस होने लग जाता है ना, वहाँ पे क्या है वायुमंडलीय दाब कम होता है, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्या है वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है। तो इंसेक्ट्स जो है वो क्या है जिस जोन में या जिस रीजन में रहते हैं उनका जो लाइफ साइकिल है वो क्या है उसी के अनुसार क्या है ढला हुआ होता है। अगर उसकी अगर चेंज हो जाए बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर वायुमंडलीय दाब, सीधी सी बात बताऊँ आपको, तो जो भी हिल्स वगैरह में या पहाड़ियों में जो भी इंसेक्ट रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वो क्या है नॉर्मल कंडीशन में हम अगर बात करें जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनके लिए वो वायुमंडलीय दाब है वो परफेक्ट होता है। ऐसे ही क्या जो मैदानी वाले भाग वाले यानी कि जो ग्राउंड वाले जो भी इंसेक्ट होंगे, है ना, वो क्या होंगे, उनके लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो है हिल वाला जो एरिया होता है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये क्या फिक्स होता है हर इंसेक्ट के लिए। तो एक तो ये है कि ऐसे इफेक्ट करता है। अब सेकंड हम बात करें जो
इंसेक्ट जो है इनको पहले से पता चल जाता है। कुछ इंसेक्ट जो है उनको एटमॉस्फेरिक ताप जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका फ़ायदा होता है। अब कैसे अगर मैं बात करूं तो आंधी जो आती है, हम अगर बात करें नॉर्मल तूफ़ान जो आता है, तो तूफ़ान आने से, तूफ़ान किसकी वजह से आएगा? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम से कम हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, तूफ़ान आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया और तूफ़ान आने वाला है, तो जो टिड्डी जो होती है ना, टिड्डी जो होती है, या लोकस्ट की बात करें, लोकस्ट जो होता है इसको क्या है, आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा पहले ही पता चल जाता है कि क्या है, आंधी आने वाली है या फिर तूफ़ान आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनके लिए क्या है, बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर बात करें इनके लिए, अब इसको पहले से ही पता चल जाता है, तो ये क्या करता है, अपनी जो भी स्टेज होती है या फिर अपने आप को कहीं सुरक्षित जो स्थान है, सेफ़ जो एरिया है, वहाँ पे ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें, एक जो एंट्स जो होती है ना, चींटियाँ जो होती है, इनको भी क्या है, बारिश से पहले, यानी कि वर्षा जो होती है, रेनफॉल जो है, उससे पहले ही पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, अपने जो भी एग्स हैं उनको लेके इधर उधर भागती हुई नज़र आ जाती है, यानी कि सेफ स्थान पे जाने की कोशिश करती है। तो ठीक है, ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये कैसे कैसे जो है भूमिका निभाता है या कैसे इम्पोर्टेंट है कंट्रोल के लिए। अब अगर बात करें इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ इंसेक्ट्स जो ऐसे होते हैं जो कि क्या है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहते हैं, कुछ रहते हैं लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम से कम हो जाए, मान लीजिए कि ग्राउंड लेवल है या मैदानी जो भाग है वहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो अचानक से क्या है, इंसेक्ट की जो भी डेंसिटी है या उसका जो घनत्व है उसके अंदर क्या है, एकदम से कमी आती है, ठीक है। तो ये है कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है फिफ्थ, वो है एयर करंट, ठीक है। एयर करंट या फिर वायु की जो गति है, ठीक है, वायु की जो गति है उसके बारे में, ये भी क्या है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि क्या है, प्रभावित करता है इंसेक्ट की जो भी उसकी जनसंख्या घनत्व है या फिर जो भी है ना संख्या जो होती है उसकी। अब अगर हम बात करेंगे कि एयर करंट कैसे भूमिका निभाता है, तो अगर वायु की गति ज़्यादा है, क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से, हाई स्पीड से अगर हवा ब्लो हो रही है या बह रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत सारे इंसेक्ट जो है हवा के साथ एक स्थान से दूर तक क्या है चले जाते हैं। जैसे बात करें टिड्डी जो होती है लोकस्ट, वो क्या है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, जिस दिशा में क्या है हवा बह रही होती है ये उसी दिशा में क्या है गति करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और मोस्ट ऑफ इंसेक्ट जो क्या है वो क्या है, हवा के सामने या फिर अगर गति बहुत ज़्यादा है तो उसके सामने फ्लाई नहीं कर पाते, नहीं उड़ पाते, इसलिए क्या है हवा एक स्थान से इंसेक्ट को जो है वो बहुत दूर तक ले जाती है, ठीक है। इसलिए क्या है ये ऐसे इम्पोर्टेंट क्या है भूमिका निभाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पहाड़ी वाले क्षेत्र जो है, ठीक है, एफिड की बात करें, एफिड की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, एफिड की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जो भाग होते हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ से जो ग्राउंड वाला जो एरिया होता है, ठीक है, या फिर मैदानी जो भाग होता है वहाँ पे क्या है एयर करंट के द्वारा या वायु की गति के द्वारा ही वो क्या लाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एयर करंट या फिर वायु की गति, ठीक है। ये था हमारा क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर। अब हम बात करेंगे सेकंड जो है, फर्स्ट था क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर यानी कि नेचुरल जो है कंडीशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं इंसेक्ट की जो कंट्रोल करने के लिए या फिर उसकी जो है संख्या को। तो फर्स्ट था क्लाइमेटोलॉजिकल, अभी हम सेकंड पढ़ेंगे टोपोग्राफी, ठीक है, या फिर बात करें भूमि रचना, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, भूमि रचना, ठीक है। भूमि रचना की बात करें यानी कि कौन कौन से फैक्टर जो है, यानी कि सॉइल से रिलेटेड या फिर बात करें जो भी टोपोग्राफी है आसपास का हमारा जो भी वातावरण है उसमें जो भी पहाड़ियाँ वगैरह जो है उनके द्वारा क्या है कैसे इफेक्ट होता है या फिर वो कैसे प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेन की, ठीक है, पहाड़ जो है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे माउंटेन्स की या फिर जो पहाड़ जो है ना इनकी।
तो ये तो सबको पता है कि कैसे अफेक्ट करेंगे। अभी मैंने बताया कि पहाड़ी वाला जो एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा, एक तो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे कम होगा, ठीक है, तो यानी यहाँ जो इंसेक्ट रहते हैं वो नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो पहाड़ जो है वो क्या करते हैं, अवरोध का काम करते हैं, ठीक है, अवरोधन का काम करते हैं, इनको रोकने का काम करते हैं। पहाड़ों की वजह से क्या है, इंसेक्ट फ्लाई करके, ठीक है, फ्लाई करके ये क्या है, पहाड़ के उस पार नहीं जा सकते। मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ है, तो इस साइड जो इंसेक्ट है वो फ्लाई करके, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है इसलिए क्या है, ये इतनी ज़्यादा ऊपर तक फ्लाई नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, इस वजह से क्या है, ये जो पहाड़ है उसके उस साइड या दूसरी साइड जो भी क्रॉप्स वगैरह हो रही है वहाँ पे लॉस नहीं कर पाते, उनको नुकसान नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत से जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पे है ना, बर्फ़ जमी रहती है। या बात करें टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से क्या है, इंसेक्ट जो है वो कम टेम्परेचर होने की वजह से इस जगह से, या बात करें इस पहाड़ी से, पहाड़ी की दूसरी साइड जो होता है वहाँ पे नहीं जा पाते, ठीक है। तो पहाड़ जो है या फिर बात करें माउंटेन है, वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अब हम बात करेंगे सेकंड, अगर सेकंड इसमें बात करें तो आ जाएंगी आपके लेक्स, ठीक है, झीलें जो है, इसके अलावा रिवर्स नदियाँ जो है, या फिर बात करें सी समुद्र जो है, ठीक है, लेक्स, रिवर और सी समुद्र, ये सब। अब बात करेंगे ये कैसे जो है भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो भी झील होगी या नदी होगी, समुद्र होगा, ये क्या है, इसमें पानी काफ़ी दूर तक, यानी एक वाइड एरिया में क्या है, वाटर एक साथ इकट्ठा रहता है, ठीक है। अब क्या है, इसके आसपास, यानी कि मान लीजिए ये कोई रिवर है, ठीक है, अब ये कोई रिवर है, तो इसके इस साइड जो इंसेक्ट रह रहे हैं, या समुद्र है मान लीजिए बहुत लंबा, तो इस साइड जो इंसेक्ट रह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ अगर कोई इंसेक्ट है, ठीक है, यहाँ, तो ये क्या है, उस साइड यानी कि नदी जो है, यहाँ पानी भरा रहेगा काफ़ी लंबे चौड़े एरिया तक, तो ये क्या है, यहाँ से फ्लाई करके या कुछ ही दूर फ्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें तो इस बीच से, ठीक है, इस किनारे से क्या है, उड़ के वो दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें क्या है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी कि क्या होगा कि नदी के इस तरफ अगर मान लीजिए कोई इंसेक्ट पेस्ट है, तो वो सेम क्रॉप भी है, अगर नदी के उस साइड वहाँ पे वो पेस्ट नहीं है तो वो नहीं जा पाता है। उसका रीज़न क्या है कि वो इतनी दूर तक क्या फ्लाई नहीं कर पाते, और यहाँ से जो है वो इसी किनारे तक सीमित रहते हैं। अगर इससे जाएंगे तो वो क्या है, पानी में डूब के या पानी में गिर के मर जाते हैं, ठीक है। तो रिवर्स, लेक्स और समुद्र जो वगैरह है वो सारे इसको प्रभावित करते हैं। ये भी एक टोपोग्राफी का फैक्टर है। अगर हम थर्ड बात करें तो वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है। थर्ड जो है वो है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अब फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि मृदा की जो भौतिक दशा जो होती है, ठीक है, भौतिक दशा जो होती है मृदा की, ठीक है, सॉइल की। अब वो कैसे इफेक्ट करती है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग क्या है, इंसेक्ट जो होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जिनकी एग लेइंग सॉइल के अंदर होती है, ठीक है, जो सॉइल के अंदर अंडे देते हैं, या फिर बात करें उनकी कुछ स्टेज जैसे कैटरपिलर, या फिर बात करें प्यूपा जो है सॉइल के अंदर बनता है, तो उन इंसेक्ट के लिए क्या है, सॉइल एक इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्टर होता है। अब कैसे, अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि वाइट फ्लाई जो होती है, सॉरी वाइट फ्लाई नहीं, वाइट ग्रब जो होती है, वाइट ग्रब जो होती है, जो क्या है, वाइट ग्रब मूंगफली का जो है ना, मूंगफली का जो इम्पोर्टेंट पेस्ट है ये वाइट ग्रब, पॉलीफेगस पेस्ट है, वैसे बहुत सी क्रॉप में लगता है। तो इसके लिए क्या है, जो सैंडी सॉइल जो होती है, यानी कि बलुई मिट्टी जो होती है, सैंडी सॉइल या फिर बात करें बालू मिट्टी जो होती है, उसको ये प्रेफर करता है। यानी कि इसकी एगलिंग जो होगी वो कहाँ होगी, सैंडी सॉइल्स के अंदर, ठीक है। तो अगर सैंडी सॉइल नहीं है किसी फील्ड में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वाइट ग्रब का अटैक नहीं होता है, या बहुत कम होगा, या बहुत ज़्यादा वो नुकसान नहीं पहुँचा पाता है। क्यों, क्योंकि वो जो सॉइल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होगी, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, बहुत से पेस्ट होंगे जिनकी क्या है, जो स्टेज है वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सॉइल है उसके अप्रोप्रिएट नहीं है या उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे उसकी जो भी स्टेजेस है या फिर एग लेइंग होगी। अगर हम बात करें एग लेइंग के अलावा
जो प्यूपा जो बनता है तो वो उसके अंदर उस कंडीशन में नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ठीक है, कैसे प्रभावित करेगा, यानी कि हर इंसेक्ट के लिए क्या है, हम बात करें तो उसके लिए जिसकी भी क्या है लाइफ की कोई ना कोई स्टेज सॉइल के अंदर रहती है, तो उसके लिए एक फिक्स सॉइल जो होती है वो जिसको वो क्या उसके लिए जो बात करें सूटेबल है, अगर वो नहीं है तो उस कंडीशन में उसका लॉस नहीं हो पाता है। ठीक है, और एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया वाइट ग्रब। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मरुस्थल हो गए। ठीक है, मरुस्थल है तो जहाँ बहुत बड़े बड़े दूर दूर तक रेत के टीले होंगे, मरुस्थल होगा, खाली इलाका होगा, तो वहाँ जो पेस्ट है वो उड़ के क्या है, या फिर मरुस्थल से इस साइड है तो वो मरुस्थल के उस तरफ यानी कि उसको पार करके नहीं जा पाते। उसका रीज़न क्या है कि बीच में कहीं भी वाटर का कोई सोर्स नहीं होता। इसके अलावा क्या है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से भी वो नहीं जा पाते। इसलिए क्या है, मरुस्थल जो है ये भी क्या है पहाड़ की तरह क्या अवरोधन का काम करते हैं, यानी कि एक तरफ की जो पेस्ट है उसको दूसरी तरफ जाने से रोकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें जो फिफ्थ अगर बात करें, जो भी डेंस फॉरेस्ट है यानी कि सघन वन जो है, ठीक है, सघन वन जो है, डेंस फॉरेस्ट जो है वो भी क्या है सेम थिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा घना अगर जंगल है उसके अंदर जो भी पेस्ट रह रही है तो वो क्या है, वो जंगल क्या है अवरोधन का काम करता है, वो पेस्ट उसको पार करके उस साइड नहीं जा पाते। इसका रीज़न क्या है, एक तो वो जो सघन वन है तो वनस्पति खूब होगी तो उनको प्रॉपर जो फूड है वो वहाँ मिलता रहता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो, और सेकंड क्या है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली क्या होता है कम होता है बाकी जगह से, तो ये क्या इंसेक्ट जो है होता है ये उसको छोड़ के या फ्लाई करके दूसरे स्थान पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये था टोपोग्राफी से रिलेटेड, है ना, 4 या 5 चीज़ें जो टोपोग्राफी से। अब थर्ड जो थिंग है यानी कि नेचुरल कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हमने पहले पढ़ा क्लाइमेटोलॉजिकल, उसके बाद हमने पढ़ा टोपोग्राफी, इसके अंदर अलग अलग था, ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी के अंदर टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी वगैरह। अब हम बात करेंगे थर्ड जो थिंग है वो क्या है, नेचुरल एनिमीज। नेचुरल एनिमीज यानी कि प्राकृतिक शत्रु, इनको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक शत्रु। यानी कि क्या जो भी वायुमंडल है या बात करें पृथ्वी पर क्या है अपने आप बहुत से ऐसे जीव पाए जाते हैं जो एक दूसरे को खाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक शत्रु। यानी कि कोई एक इंसेक्ट अगर दूसरे इंसेक्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है उसका प्राकृतिक शत्रु हुआ। अगर वो किसी नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है तो अपने लिए तो वो लाभदायक हुआ। तो प्रकृति में क्या है ऐसे बहुत से क्या है लाभदायक जीव जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स क्या मौजूद रहते हैं, जो कि क्या है हानिकारक जो भी कीट होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं या उनको क्या है उनका जो उनके द्वारा जो डैमेज जो होता है उसको कम करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इनको प्राकृतिक शत्रु बोलते हैं, यानी कि नेचुरल एनिमीज। अब नेचुरल एनिमीज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है तो हम बात करेंगे एक एक करके। फर्स्ट इसमें जो कॉमन जो थिंग होती है, 3 चीज़ें होती है, ध्यान रखना, इसको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है बहुत बार। एक होता है पैरासाइट। फर्स्ट क्या है, पैरासाइट, इसको बोलते हैं परजीवी, हिंदी में बोलते हैं परजीवी। अब पैरासाइट क्या होगा, परजीवी किसको बोलते हैं, वैसे तो सुना होगा आपने नाम पहले भी। तो पैरासाइट क्या होता है, कोई भी जीव, ठीक है, जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है अपने भोजन के लिए, ठीक है, वो क्या है पैरासाइट है। अब अगर ह्यूमन बीइंग, अब अगर हम बात करें कि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य पर पूरा डिपेंडेंट है कि वो जो कमाएगा या फिर उसकी जो है वो जो भी करेगा उसी से मैं अपना पेट भरूंगा, तो वो क्या है उसके ऊपर वो भी पैरासाइट है। यानी कि कोई भी जीव, ठीक है, जो किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए या फिर आवास के लिए, रहने का जो जगह होती है या फिर किसी भी ज़रूरत के लिए अगर वो दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। ठीक है, अगर परजीवी की बात करें तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर बात करें तो वो क्या होता है कि एक तो ये इसका जो साइज है, ठीक है, साइज जो है वो क्या है छोटा होता है अपने होस्ट से। अब यहाँ एक चीज़ आई है होस्ट, तो होस्ट किसको बोलते हैं, जो पोषी होता है, पोषक जो होता है, ठीक है। यानी कि होस्ट अगर हम बात करें एज ए इंसेक्ट की बात करें, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ग्राम का जो पॉड बोरर है, चने के अंदर एक पेस्ट लगता है पॉड बोरर, ठीक है। अगर इसको चने से
यानी कि ग्राम जो है उससे भोजन मिल रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, होस्ट। यानी कि जो जिससे ये भोजन प्राप्त करता है उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब हो सकता है इसको भोजन के लिए आवश्यकता हो, या इसको एग लेइंग के लिए जगह हो, या फिर इसको रहने के लिए जगह चाहिए हो, तो ये सब क्या आएंगे, होस्ट के ऊपर आएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, होस्ट। तो साइज इसका जो होता है, आकार जो होता है वो होस्ट से कम होगा, पहली बात तो। दूसरा क्या है कि ये डायरेक्ट किल नहीं करते कभी भी, ठीक है। ये क्या है, अपने जो भी होस्ट होता है उसको किल, यानी कि इसके अंदर इतनी योग्यता नहीं होती कि ये जो होस्ट होता है उसको किल कर सके या मार सके। तो ये क्या करते हैं, बहुत से अगर एक साथ मिल के, ठीक है, अगर बहुत सारे जो है पैरासाइट एक साथ मिलकर किसी होस्ट पर अटैक करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। इसकी वजह से क्या है, वो धीरे धीरे क्या है, अपने आप मर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कि वो मार नहीं सकते हैं। प्लस क्या है, इनको लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है, इनको अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए या अपना लाइफ साइकिल चलाने के लिए क्या है, सिर्फ एक ही होस्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। लाइफ साइकिल चलाने के लिए क्या होगा, एक सिंगल होस्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि एक जो पैरासाइट है वो एक ही होस्ट के ऊपर अपनी पूरी लाइफ गुजार सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करें पैरासाइट के रूप में, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल ध्यान रखना है इसका। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हेड लूज जो है, ठीक है, हेड लूज यानी कि सर में जो जूं लगती है ना, जूं, उसको बोलते हैं हेड लूज। हेड लूज जो है ये क्या है, हमारे जो हेयर्स होते हैं उनके ऊपर क्या रहती है, पैरासाइट के रूप में रहती है, परजीवी के रूप में रहती है। आपने देखा एक जो जूं है वो एक ही बाल जो है उससे अपना पोषण प्राप्त करती रहती है और अपना जो है पूरा लाइफ निकाल सकती है। तो ये क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। और बाल से तो क्या है, छोटी होती है साइज में, तो होस्ट से छोटी होती है, ठीक है, और उसको किल नहीं कर सकती, यानी कि बाल को ये ख़राब नहीं कर सकती जब तक कि क्या है, एक साथ ये बहुत सारे अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएगा और बाद में टूटने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पैरासाइट, ठीक है। नेचुरल एनिमीज़ की बात कर रहे हैं तो एक हो गया पैरासाइट। अगर सेकंड की बात करें इसके अलावा, एक होता है पैरासिटोइड। पैरासिटोइड वो था पैरासाइट, ये पैरासाइट का ही रूप होता है। पैरासिटोइड इसको बोलते हैं हिंदी में परजीव्याभ, परजीव्याभ, ठीक है, पैरासिटोइड या परजीव्याभ। तो पैरासिटोइड क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी जो इंसेक्ट है, ठीक है, या बात करें इंसेक्ट को छोड़ो आप, तो कि कोई भी जो जीव है, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो एक ध्यान रखना, मैंने आपको चीज़ बताई कि किसका रूप है, परजीवी का ही, ठीक है, पैरासाइट का ही एक रूप है। अगर बात ये क्या है, पैरासाइट का ही टाइप है, लेकिन इसमें चेंज क्या होता है कि ये साइज जो इसका होता है, ठीक है, साइज जो होता है वो इक्वल होता है होस्ट के, अपना जो होस्ट होता है उसके या तो बराबर होगा या थोड़ा बहुत छोटा होगा साइज, ठीक है, लगभग होस्ट के बराबर होता है। प्लस क्या होता है कि इसकी जो एडल्ट स्टेज जो होती है, ठीक है, यानी कि प्रौढ़ जो अवस्था होती है वो फ्री लिविंग होती है। अब फ्री लिविंग का मतलब क्या है, जैसे पैरासाइट में आपने देखा तो उसकी जितनी भी अवस्था होगी, है ना, अपने लाइफ साइकिल की, वो सारी हेयर्स के ऊपर गुजारेगा। लेकिन जो एडल्ट इसकी बात करें तो इसके अंदर जो प्रौढ़ जो स्टेज होती है, प्रौढ़ जो अवस्था होती है, वो क्या करेंगे, वो फ्री लिविंग होंगे, यानी कि वो होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। इसकी जो इमेच्योर स्टेज जो होती है, ठीक है, इमेच्योर स्टेज जो होती है या अपरिपक्व अवस्थाएं जो होती है, वो ही क्या है, होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। उसके बाद जैसे ही ये प्रौढ़ कीट बनता है तो ये उड़ के और फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि किसी पर भी आश्रित नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पैरासिटोइड। एक तो क्या है, पैरासाइट का एक रूप है, साइज में उसके बराबर होता है, और एडल्ट क्या है, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, जो अपना होस्ट होता है उसको किल कर सकते हैं, ठीक है, होस्ट जो है उसको किल कर सकते हैं। जैसे पैरासाइट में मैंने आपको बताया वो इतने सक्षम नहीं होते कि एक होस्ट को अपने को जो है वो ख़त्म कर सके या उसको किल कर सके। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एक कीट है ट्राइकोग्रामा, सुना होगा नाम, ट्राइकोग्रामा।
ठीक है, ये दो चीज़ें हैं एक जैसे, एक ट्राइकोग्रामा होता है, एक होता है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा क्या होता है, फफूंद होती है, एक फंगस होती है, और ये क्या है, एक इंसेक्ट है। तो ट्राइकोग्रामा जो होता है, ठीक है, ये क्या है, एक एग पेरास्टोइड है। क्या है, एग पेरास्टोइड है, यानी कि अंड परजीव्याब है। तो ये क्या करता है, एग पेरास्टोइड है, यानी ये क्या करता है, अपने जो भी होस्ट होगा, ठीक है, अपना जो होस्ट होगा उसको, उस होस्ट के ऊपर, उसके जो होस्ट का एग होगा उस एग के ऊपर ये क्या है, अपना एग देता है। ठीक है, इसके अंदर के देगा, यानी कि जो भी होस्ट होगा, होस्ट के एग के अंदर क्या है, ये अपना एग देता है, जिससे क्या है, ये पैरास्टाइज हो जाता है एग जो है, और इससे जो है वो लार्वा बाहर नहीं निकल पाते उस होस्ट के। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी नेचुरल एनिमी है। तो ट्राइकोग्रामा क्या है, ध्यान रखना, एक एग पेरास्टोइड है जो क्या करता है, अपने जो भी होस्ट होता है उसको, उसके ऊपर क्या है, उसके एग जो होते हैं, उसके एग के ऊपर अपना एग देता है, जिससे क्या है वो पैरास्टाइज हो जाते हैं और उससे लार्वा बाहर नहीं निकल पाते। तो ये क्या है, एज ए बेनिफिशियल, हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, और ये क्या है, एक नेचुरल एनिमीज़ है। ठीक है, अब नेचुरल एनिमी है, जहाँ पे भी क्या है, बात करें नेचर में क्या है, ये खुद विद्यमान होते हैं, और जहाँ भी इनको होस्ट मिलता है वहाँ पे ही इनको पैरास्टाइज कर देते हैं। इसके लिए अगर लेबोरेटरी की बात करें, इसको लेबोरेटरी में भी ग्रो किया जाता है, इससे ट्राइकोकार्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या है, ट्राइकोकार्ड बनाए जाते हैं, जिनको फील्ड के अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अल्टरनेट होस्ट जो है नेचुरल भी होते हैं, इनको हम यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि इनके लिए जो राइस मील मोथ जो होता है, मेनली क्या है, राइस मील मोथ होता है, उसको यूज़ किया जाता है, या उसके एग्स को यूज़ किया जाता है एज ए होस्ट। आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता क्या है और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब थर्ड हम बात करेंगे प्रीडेटर की। ठीक है, पैरासाइट, पैरास्टोइड, और अब है प्रीडेटर। प्रीडेटर या हिंदी में बोलते हैं इसको परभक्षी। परभक्षी, अब तो यहाँ भक्षी जो नाम है, इसी से एक चीज़ तो श्योर हो रही है, यानी कि क्या है, ये भक्षण करेगा। भक्षण कोई कब करेगा किसी का, जब उसका साइज जो है बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका जो साइज है, ठीक है, इसका जो साइज है वो अपने होस्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। एक तो होस्ट से साइज बड़ा होगा इसका। ठीक है, सेकंड जो थिंक है, इसके लाइफ साइकिल के लिए, यानी कि इसको अपनी लाइफ का है, लाइफ साइकिल चलाने के लिए एक से अधिक, मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक जो है होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इसका सीधी सी बात है, इसका साइज बड़ा होगा। अब छोटा होस्ट को खाएगा तो छोटे होस्ट को खा के ये तो है नहीं कि पूरी लाइफ निकाल देगा। तो इसको क्या है, अपनी लाइफ साइकिल चलाने के लिए, जीवन चक्र चलाने के लिए बहुत से क्या है जो है होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो ये क्या डायरेक्ट किल करता है। ठीक है, जो भी इसका होस्ट होगा उसको ये डायरेक्ट किल कर देता है, उसको मार देता है, उसको डायरेक्ट ये क्या है, चबा जाता है। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम अगर बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए बात करें तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ बढ़िया। कोक्सिनेला, एक कोक्सिनेला स्पीशीज़ लिख लो, कोक्सिनेला की स्पीशीज़ होती है। तो कोक्सिनेला क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल एक बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है, प्रीडेटर होता है, जो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अब ये क्या करता है, ये जो एफिड जो होते हैं, एफिड जो लगते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं माहू, तो इनको क्या है, ये फीड करता है, एफिड के ऊपर फीड करता है। एफिड जो है उसको अपनी जो है डाइट के रूप में यूज़ करता है, और इससे क्या अपना लाइफ साइकिल चलाता है। तो हमारे लिए क्या है, एफिड तो नुकसानदेही है, लेकिन ये उसको खाता है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ये क्या है, एक नेचुरल एनिमीज़ भी है। देखा होगा आपने कोक्सिनेला, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस तरीके का पेस्ट होता है ये। फील्ड में आप अगर जाते हो तो कॉटन जो है, कॉटन के अंदर बहुत बार देखने को मिल जाता है, या फिर बात करें जो सरसों का जो फील्ड होता है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सोरगम में बहुत सी जगह मिल जाएगा आपको। इस प्रकार का होता है, और इसके ऊपर ऐसे क्या स्पॉट बने होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे स्पॉट बने होते हैं अलग अलग। इस प्रकार का पेस्ट होता है, इसको बोलते हैं लेडी बर्ड बीटल या कोक्सिनेला। तो ये क्या करता है, एफिड जो होता है उसके ऊपर फीड करता है, या उसको फीड करता है। ठीक है, तो ये हो गया
प्रीडेटर, ठीक है। अब ये पैरासाइट हो गया, प्रीडेटर हो गया, पैरास्टोइड हो गया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदर्स, अब इसके बाद बात करें अदर्स, तो अदर्स में क्या क्या आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होंगी नहीं, तो इसके अंदर क्या है, जो भी बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स आ गई आपकी, चिड़ियाँ, जो भी चिड़िया है, ठीक है। इसके अलावा या रेट है, चूहे जो है, चूहे भी बहुत से जो है पेस्ट को क्या है खा जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है तो नेचुरल एनिमीज, हमारे लिए तो फ़ायदा ही कर रहे हैं। या इसके अलावा बात करें जो भी छिपकली जो होती है वो भी क्या है मच्छरों को खाती है, आपने देखा होगा। तो ये भी क्या है, हम एक नेचुरल एनिमी है, ठीक है, प्राकृतिक शत्रु है, अपने आप उनको खाती रहती है, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम बात करें कुछ फ़िश जो होती है, मछलियाँ जो होती है वो भी फ़ायदेमंद होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मलेरिया जो फैलाता है, मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज, सुना होगा नाम, है ना, एनाफ्लीज मच्छर होता है, उसकी जो फीमेल होती है उसके द्वारा क्या होता है मलेरिया होता है। तो ये मलेरिया फैलाने वाले जो भी एनाफ्लीज मच्छर हैं, ठीक है, एनाफ्लीज जो मच्छर हैं, इनको क्या है खाने के लिए, इनके ऊपर ये जो फ़िश है, एक फ़िश होती है जिसको बोलते हैं गम्बूसिया। तो ये गम्बूसिया जो मछली है, ये जो मच्छर होती है इनको फीड करती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नेचुरल एनिमी है, ठीक है, और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। तो ये ध्यान रखना है ना इसके अंदर, यानी कि इसके अलावा ये हो सकता है ऐसे। तो अब बर्ड्स के अंदर सारा कुछ आ गया इसमें। अब आप कहीं को सर कौवा रह गया, ठीक है, मोर रह गया, तो सारे आ गए बर्ड्स के अंदर, वो जो क्या हमें फ़ायदा करते हैं या जो कि नेचुरल एनिमी है, अपने आप जो क्या है बहुत से पेस्ट को क्या है उनकी स्टेज जो है उनको खाते रहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें तो एक चीज़ होती है कैनाबलिज्म, एक टर्म है कैनाबलिज्म। अब ये क्या होती है ये भी देख लो। कैनाबलिज्म क्या होती है, जब एक ही जाति के, ठीक है, कैनाबलिज्म में क्या होता है, जब एक ही जाति के दो सदस्य आपस में किसी कंपटीशन के लिए, या बात करें आपस में किसी चीज़ के लिए झगड़ते हैं या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कैनाबलिज्म। यानी कि इसमें क्या होगा, सेम स्पीशीज होगी, ठीक है, एक ही प्रजाति के कोई भी दो इंडिविजुअल, यहाँ मैं दो ही लेके चल रहा हूँ, दो इंडिविजुअल्स जो हैं, ठीक है, वो आपस में किसी चीज़ के लिए क्या है, अगर उनके बीच कंपटीशन जो होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम कैनाबलिज्म। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जो ग्राम पोर्ट बोरर मैंने अभी आपको बताया था, ग्राम पोर्ट बोरर, इसको बोलते हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक है। तो ये जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, इसकी जो लार्वल स्टेज जो होती है, कैटरपिलर अवस्था जो होती है, इनके अंदर क्या होता है कैनाबलिज्म होता है, ठीक है, क्या होता है कैनाबलिज्म। यानी इसके जो लार्वा है वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर बात करें ख़त्म कर देते हैं एक दूसरे को, तो इसको क्या बोलते हैं कैनाबलिज्म। यानी कि सेम ही स्पीशीज़ होती है, सेम स्पीशीज़ के अंदर क्या होता है, जब ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कैनाबलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या रह गया, डिजीज़ मान लो आप, ठीक है। इसके अलावा क्या आगे डिजीज़, यानी कि बहुत से ऐसे जीवाणु। अब इसके अंदर डिजीज़ फैलाने वाले कौन कौन से कारक आ जाएंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंसेक्ट के अंदर भी तो डिजीज़ होते ही है। तो ये जितने भी क्या है डिजीज़ फैलाने वाले रोग कारक जो है बात करें, है ना, अब वो बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, रिकेट्सिया, कुछ भी हो, निमेटोड हो, तो ये क्या जब इंसेक्ट के अंदर डैमेज फैलाते हैं, यानी इंसेक्ट के अंदर इनके द्वारा अगर कोई डिजीज़ होगा तो इंसेक्ट क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर बात करें वो डिजीज जो है रोगग्रस्त हो जाएगा, तो उसकी जो क्षमता है नुकसान पहुंचाने की वो कम हो जाएगी। तो वो भी क्या है हमारे लिए तो बेनिफिट है, और इसको क्या बोलते हैं नेचुरल एनिमी, है ना। यानी कि प्रकृति में अब हम थोड़ी फैला रहे हैं डिजीज़, तो इसका मतलब क्या है, अब ये हो गया आपका नेचुरल कंट्रोल कंप्लीट। यानी कि प्रकृति के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ विद्यमान हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कंट्रोल हो, पेस्ट का कंट्रोल हो रहा हो, या उनको फैलने में आगे जो है उनके बढ़ने में रुकावट पैदा हो रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं नेचुरल कंट्रोल या प्राकृतिक नियंत्रण। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल कंट्रोल, या फिर आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं कृत्रिम नियंत्रण, ठीक है। अब कृत्रिम के अंदर जो भी क्या है हम कौन कौन सी टूल्स यूज़ करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।